मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और विरासत, पुस्तकें और अध्ययन सामग्री। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और विरासत के नाम से राज्य सेवाओं में जनरल नॉलेज जो कि सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसमें एक अनिवार्य अंग है। इस पर बुक्स और स्टडी मटेरियल के बारे में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है और कोई ऑथेंटिक बुक्स ना होने के कारण कुछ भी इसमें चल रहा है और अनिवार्य होने के कारण इसका बाजार तो है ही, इसलिए अनेक तरह की प्रवृत्तियां इस पेपर के बारे में देखने को मिलती है और अनेक लेखक ऐसे हैं जो मनगढ़ंत घटनाएं, तथ्य और दूसरी चीजें शामिल कर देते हैं और लोगों से अलग हटके दिखने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन केवल मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक में है। तो सामान्य ज्ञान जो है, चाहे वो आरएस स्तर का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का हो, या और भी जितनी भर्तियां राज्य सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, उन सभी में राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, विरासत, कला आदि के ऊपर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ये काफी बड़ा वो उसका एक अंग है। तो राज्य सेवाओं की भर्ती में ये अनिवार्य है। तो राज्य सेवाओं की भर्ती में अनिवार्य करने के पीछे जो उद्देश्य है वो तो ये है कि जो लोक सेवक बने, जो लोग, जिन लोगों का चयन हो और चयन के बाद जो लोक सेवा में आए, उन लोक सेवकों को राजस्थान की भाषा, संस्कृति, यहाँ की कलाएं, इतिहास सबके बारे में जानकारी हो, ताकि वह उस नॉलेज से परिपूर्ण होकर एक अच्छा प्रशासक बन सके। क्योंकि जहां आपको प्रशासक बन सके और इवन लोक सेवक बन सके, केवल प्रशासन के लिए नहीं है, एक लोक सेवक को भी पता रहना चाहिए कि राजस्थान में कितनी विभिन्नताएं हैं। विभिन्नता तो हमारी विशेषता है, न केवल राजस्थान बल्कि भारत जो है ये बहुलवादी संस्कृति का देश है, जहां अनेक धर्म, अनेक नस्ल, अनेक भाषाएं एक साथ चलती हैं। और राजस्थान तो मिनी इंडिया है, वहां भी भाषाई अंतर हैं, वहां भी क्षेत्रीय भाषाएं अलग अलग हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो आज मैं थोड़ी बात क्रिटिकल तरीके से इसलिए करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस पर्टिकुलर राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को लेकर के खासतौर पर जो किताब लेखकों की जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है, तो इसे कोई लोग अन्यथा न लें। क्योंकि एक कबीरदास जी का दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोभाए। तो ये उसी भावना से इसको लें। किंतु जिस तरह से इस समय एक दौड़ चल रही है, दौड़ किसके लिए है? दौड़ रोजगार के लिए तो है। कई लोग का ये रोजगार है, वो किताब लिखते हैं, गाइड लिखते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं या कोचिंग चलाते हैं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो इसमें बस असली व्यवस्था तो यह है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो बाजार के हवाले हो चुकी है, या हम ये कहें कि वो बाजार के नियंत्रण में जा चुकी है। और ये होना कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि मेरे देखते देखते एक समय वो था जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं होता था और गाइड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लिखी जाती थी। मुख्य जो परीक्षाएं उपाधि आदि के लिए होती थी उनमें पासबुकों का प्रचलन हो गया था, जो अब मुख्य धारा बन चुकी है। दिक्कत क्या हो रही है कि अधिकांश ग्रेजुएट्स आजकल जो निकल रहे हैं, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, वे अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर किताब पढ़े ही नहीं है। मेजोरिटी, ज्यादातर वो पासबुकिया जनरेशन है। और पासबुकिया जनरेशन क्या है, उसको उसी तरह का मटेरियल आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चाहिए होता है, इसलिए मौलिक पुस्तकों को वो पढ़ना ही नहीं चाहते। और इधर क्या हुआ है कि अधकचरे ज्ञान के साथ बहुत सारे लोग जो अपने आप को इतिहासकार भी क्लेम करते हैं, उन्होंने धूम मचा रखी है या कहीं गदर मचा रखा है। तो यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो धन की अंधी लालसा है, इसे त्याग करके थोड़ा सेवा भी करें। क्योंकि बाजार जो है वो केवल लूटता नहीं है, वो सेवा भी देता है। बाजार में चाहे कोचिंग हो और चाहे पुस्तकें हों, वे सेवा देते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, बड़े जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ गलत प्रवृत्तियों से भी वो पैसा कमाते हैं। अपनी किताब अलग दिखाने के लिए कोई अलग बात ले आएंगे उठा करके, कोई कंट्रोवर्सी ले आएंगे, वो आगे जाकर के कष्ट देती है।
तो जो मैं कह रहा था कि जो अंधी दौड़ धन की हुई है, तो मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक कविता पढ़ी थी। उस कविता का एक छोटा सा अंश आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। वो था, धन का फंदा कितना कठोर, सब इस सब धन का फंदा कितना कठोर, सब इस फंदे में फंसे पड़े, अरमान बिके हैं, अरमान बिके हैं पैसों में, बिक गए देवता बड़े बड़े। इसी की लाइन थी कि पैसे वालों की माया है, अरमान खरीदे जाते हैं, राजाओं की टिटकारी से विद्वान खरीदे जाते हैं। धन का फंदा कितना कठोर, सब इस फंदे में फंसे पड़े, अरमान बिके हैं पैसों पर, बिक गए देवता बड़े बड़े। इसलिए लालच और लालच से मुक्ति हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लोग ये भी कहते हैं कि लालची वो नहीं है जिसको अवसर नहीं मिला। ये बात भी काफी सीमा तक ठीक कहते हैं वो लोग, तो मैं इससे कोई अन्यथा में नहीं लेता इसको। तो जो ये पिछले जो अनेक, अब हुआ क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में पिछले कुछ अनेक भर्तियों में, क्योंकि लोक सेवा आयोग को चिंता ये हो गई कि ये जो किताबों और पासबुकों के लेखक और कोचिंग है, ये मिलकर के कई बार प्रतियोगी परीक्षा को भी, उसके परिणाम को भी अंजाम तक पहुंचने में विलंब पैदा कर देते हैं। और तो उसमें विशेष ध्यान उन्होंने रखा और उन्होंने ऐसे पेपर बनवाए जिनमें नॉर्मल प्रश्न ना हो। ठीक है, प्रश्नों के 3 स्तर हमेशा तय रहते हैं, कठिन, मध्यम और सरल। लेकिन जो जो बने पेपर, उनमें ये स्थिति हुई कि जो जब कठिन प्रश्न आए तो इसकी शिकायत लोग करने लगे, और उन प्रश्नों को देख करके कोचिंग और सामग्री बेचने वाले हतप्रभ रह गए और समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी किताबें भी जवाब नहीं दे पाई और उनका पढ़ाया हुआ, उनके नोट्स, उनकी और जो भी सामग्री थी उसमें उन प्रश्नों के उत्तर तक नहीं मिले। तो उनको चिंता हुई। तो अब एक बहस चल रही है कि मूल पुस्तकों की ओर लौटने का आह्वान हो रहा है कि मूल पुस्तकें करो। मूल क्या है? मूल के अनेक अर्थ होते हैं। मूल एक तो होता है फंडामेंटल्स, एक होता है मूल जड़। तो जड़ में जाने से तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी। तो मूल पुस्तकों से मतलब है मौलिक पुस्तकें। और मौलिक पुस्तक क्या होती है इतिहास में? साहित्य में तो मौलिकता हो सकती है, वो कविता लिख दे बिना किसी एविडेंस के, लेख लिख दे बिना किसी एविडेंस के, उपन्यास और कहानी भी लिख सकता है। किंतु इतिहास में एविडेंस के बिना कुछ नहीं लिखा जाता। तो आप एविडेंस भी कहीं से लेते हैं और सामग्री भी अन्य स्रोत से जो आपके पूर्व के पहले लिखे जा चुके हैं उनसे ही प्राप्त करते हैं। तो मौलिक लेखन भी अपने आप में इतना मौलिक भी नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही ऐसी अलग ही रचना हो। लेकिन हाँ, ये है कि जो लोग गंभीर लेखन करते हैं, चाहे वो सेकेंडरी सोर्सेज की बेस पर करें, चाहे प्राइमरी सोर्सेज की बेस पर करें, उनकी क्रेडिबिलिटी हो और ये ऐसा हो जाए कि भाई इसने लिखा है तो सही होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मूल और संदर्भ पुस्तकें जो हैं, उसकी समस्या क्या है? एक तो मूल और संदर्भ पुस्तकें जो लोग लिखते हैं वे स्वयं तो मार्केटिंग करते ही नहीं। आप मेरे को भी देखते हैं, मैं भी कई बार सोशल मीडिया पर अपनी किताब के बारे में डालता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत बिके और बहुत पैसा मुझे मिल जाए। मेरा उद्देश्य है कि मेरा लेखन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो उसे समझ सके। दूसरा क्या हो रहा है, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर भी हैं जो इन गलत प्रवृत्तियों को अंजाम देते हैं और वो भी इस प्रतियोगिता में घुस करके गलत सलत काम करते हैं। एक बार तो ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, एक व्यक्ति गाइड के लेखक थे, उन्हीं की गाइड में से सारे प्रश्न आ गए। तो इस तरह की चीजें हैं, ये कैसे रुकेंगी? तो इसमें यही है कि जो अध्ययन सामग्री तैयार करते हैं इस तरह की, जो फोकस करके, अगर आप इंडिपेंडेंट एक हिस्टोरियन है, बुक लिखते हैं, कला मर्मज्ञ हैं, कला पे बुक लिखते हैं, ऑलवेज वेलकम। लेकिन आप ये करके ये आरएस की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, तो समझ लीजिए इसमें आगे वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तो जिस तरह से कोचिंग और सामग्री लेखकों में प्रकाशन आदि के माध्यम से गला काट प्रतियोगिता चल रही है, उसमें वे सीधे सीधे तो टारगेट नहीं करते हैं, किंतु वे अप्रत्यक्ष रूप से अन्य को नीचा दिखाने की बात करते हैं और अपने को श्रेष्ठ बताने की बात करते हैं। अब इसमें अनेक स्तर के लोग हैं, कुछ तो ऐसे जो स्थापित हैं, किंतु उन्हें संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है कि वे अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरे स्ट्रगलर्स हैं, वो इसलिए मैदान में कूदे हुए हैं कि वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसी व्यवसाय में। तो कुल मिला करके मैंने यहाँ तक देखा कि अनेक जो है प्रत्याशी जो खुद कैंडिडेट हैं, वे लेखक भी बन रहे हैं, वे कोचिंग भी चला रहे हैं। उनका ये रहता है कि यदि उधर हो गया अपना तो सब छोड़ जाएंगे,
नहीं होगा तो इसी को व्यवसाय बना लेंगे। मुझे तो आश्चर्य जब हुआ, कुछ दिनों पहले मैंने इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए एक नवसिखिए का मॉक इंटरव्यू का पीडीएफ देखा। मुझे लगा, और वो खुद कैंडिडेट है, तो मुझे लगा कि ये किस तरह की चीज चल रही है। तो बाजारवाद जो है और नैतिकता, इनके बीच कोई संबंध होना चाहिए। फेयर और अनफेयर, असली और नकली, उचित और अनुचित, इसका भेद होना चाहिए। तो बाजार जो है वो सेवा भी देता है और बाजार ठगता भी है, दोनों ही काम करता है। और इतना ज्यादा सामग्री आ गई है बाजार में, क्योंकि बाजार में ग्राहक जो है उसको चौकन्ना रहकर ही ये बाजार से सामग्री क्रय करनी होगी। वहां कोई भी धोखा हो सकता है, झूठ फरेब हो सकता है, और आपको एनलाइटन करने के बजाय और भ्रमित किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। और ये तय है, बाजार में कभी दुकानदार शिकार नहीं होता, शिकार ग्राहक ही होता है। तो ये ग्राहक है विद्यार्थी, उस विद्यार्थी को थोड़ा होशियार होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए हर पुस्तक ज्ञान की खान नहीं होती। तो कुल मिलाकर जो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने चीजें दिखती हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के जो बिना स्तर की सामग्री है, उससे बाजार अटा पड़ा है। उसमें नीले, पीले, लाल रंगों के चटकीले वो कवर पेज और वो आकर्षित करने के लिए किए जा रहे हैं, और एक दूसरे किताबों की जो आवरण है, आवरण चित्र हैं, उनकी भी कॉपी कर रहे हैं। कौन किसकी नकल कर रहा है वो नहीं पूछ रहा है, नकल चल रही है। तो कटिंग एंड पेस्टिंग जो है उसमें एक लॉजिकल होना चाहिए। दूसरा क्या हो रहा है कि जब आपको कंसेप्ट ही पता नहीं है, अब आप मैं राजस्थान के फ्रीडम मूवमेंट में बात करूं, आपको पहले समझ होगा राजस्थान का फ्रीडम मूवमेंट है, इसका नेचर क्या है। जब तक इसका नेचर नहीं पता है, आप वैसे हवा में कुछ भी रटते रहिए। और रटने वाले विद्यार्थियों को वेदों में, ऋग्वेद में की ऋचा में जो विद्यार्थी रटते हैं उनकी तुलना उस गधे से की है जो वजन तो लादे हुए है, तो उसको ये नहीं पता है कि वो वजन किस चीज का है। तो वो स्थिति हो रही है कि ये जो रटने का कार्यक्रम सिखाया जा रहा है, कुलमला की स्थिति क्या हो रही है, कुकुरमुत्तों की तरह उगी हुई किताब और पाठ सामग्री खरपतवार का रूप धारण कर चुकी है, जिसने ज्ञान की जमीन को ऊसर और बंजर बना दिया है। इसलिए जो गंभीर काम है ज्ञान का, वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो लिखते हैं वो लोग गंभीर काम लिखते हैं, वो देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा वाला इसे ले पाएगा, मुझे लगता नहीं, और नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको तो गाइड चाहिए, क्योंकि वो स्पून फीडिंग उनकी आदत पड़ गई है, तो स्पून फीडिंग में उनका भरोसा है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मूल पुस्तकें अगर हम आप अपने अपने विषयों में भी देखें और भारत राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पर देखें, तो कोई मूल पुस्तक अब सामने ही नहीं आ रही है। और जो शोध आधारित पुस्तकें थी उनके बारे में लोगों को या तो जानकारी नहीं है। अधिकांश किताब ऐसी हैं जो मौलिक किताबें वे आउट ऑफ प्रिंट हैं। आउट ऑफ प्रिंट है तो उनको प्राप्त करने के दो ही तरीके, या तो कहीं पीडीएफ मिल जाए निःशुल्क, या फिर सशुल्क भी मिल जाए, या फिर कोई ऐसा अच्छा पुस्तकालय जो लगभग आजकल नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो अच्छे पुस्तकालय थे वे भी नष्ट हो गए हैं। और इतना ज्यादा निर्भरता इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो गई है कि आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप कहेंगे तो आप तो समस्या ही समस्या बता रहे हैं, समाधान क्या है, समाधान कैसे करें। एक तो यह है कि जो लोग लिख रहे हैं वो कम से कम इतना तो उनको पता रहता है, वो श्योर भी होते हैं कि कौन चीज। अभी मैं आपको दो छोटे से उदाहरण दूं। अभी एक कंट्रोवर्सी मेरे सामने आई, एक एक गीत है पंछीड़ा, और वो पंछीड़ा क्या है कि पंछीड़ा करके इस तरह के भजन वगैरह हम बहुत पहले से सुनते रहे हैं। पंछीड़ा क्या आ गया कि आदमी है, आदमी जो है वो उसका जो जो जीव है वो पंछी है, और पंछी उड़ सकता है, उड़ेगा जाएगा वो तो उस पंछी को वो शिक्षित करने के लिए उपदेशात्मक तरीके में लिखा जाता है। तो एक लिखा गया पीड़ितों का पंछीड़ा। इसकी जो अब तक मुझे जानकारी है, इसके लेखक जो हैं माणिक्यलाल वर्मा है, किंतु कुछ लोगों ने उसे विजय सिंह पथिक के नाम पे भी रखा है। तो मैं भी आज कंफ्यूज हो गया, और मुझे भी हो सकता है इसका संदर्भ चेक करना पड़े। तो मैंने जो किताबें पढ़ी हैं माणिक्यलाल वर्मा पे और विजय सिंह पथिक पे, एक्सक्लूसिव बुक्स जो उनकी जीवनियां हैं और उनके समकालीन लेखक ने लिखी हैं, शंकर साय सक्सेना ने, तो उनमें तो बात दूसरी है। तो मैं समझ नहीं आया ऐसे क्या हुआ। तमाम किताबों ने लिख दिया है कि मोतीलाल तेजावत ने अपना आदिवासी आंदोलन कहां से शुरू किया। अब उसमें लिखते हैं मातृकुंडिया से, जबकि मातृकुंडिया से आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि मातृ कुंडिया से किसान आंदोलन के संचालन हुए हैं, और खासतौर पर जो चित्तौड़ के आसपास जो खालसा भूमि में भी किसानों के आंदोलन हुए, उनकी प्रेरणा भी वहीं से ली गई, मातृ कुंडिया से। लेकिन मातृ कुंडिया का कोई संबंध नहीं है मोतीलाल तेजावत से। लेकिन अब क्या करो, एक आदमी ने लिखा, उसको जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कोई टीचर इस धंधे में था, उसने भी लिख दिया, और सब उसको कॉपी किए जा रहे हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी 10 साल पहले तक गोविंद गिरी के आंदोलन को सन 1908 का दिखाते रहे, और जितनी किताबें आपको मिलेंगी 10 साल पुरानी, सब में 1908 लिखा हुआ है। पहली बार जब मैं शोध कार्य कर रहा था किसान आदिवासी आंदोलन पर, तो मुझे वो पूरी फाइल मिल गई जिससे गोविंद गिरी के केस को डील किया गया था, और वो जो है घटना 1913 की निकली। तो 5 साल को भाई लोग ऐसे ही खा गए। दूसरा क्या है कि राजस्थान के आज, अब जैसे मैं आगे और थोड़ी सी बात करूं, अभी और बात करूंगा कि आप कहेंगे तो समाधान क्या है। एक तो है भाई, जो स्कूल स्तर की पाठ्य पुस्तक मंडल की पुस्तकें हैं, कॉलेज स्तर की टेक्स्ट बुक, जो एक टेक्स्ट बुक हमेशा अच्छी होती है, और संदर्भ पुस्तक जो हैं वे, इसके अलावा जो सरकारी प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन के मामले में कंफ्यूज है। आज एक आदमी बोला, साहब ये तो अभिलेखागार सोर्स है जिसपे हम कह रहे हैं कि ये मोतीलाल सॉरी उसने विजय सिंह पथिक ने लिखा था पीड़ितों का पंचीड़ा। तो मैंने कहा भाई तो उस किताब का लेखक बताओ कौन है, क्योंकि अभिलेखागार यदि कोई किताब प्रकाशित करता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी कोई किताब प्रकाशित करती है, या बोर्ड की किताबें, ऐसा नहीं कि उनमें गलतियां नहीं है, गलतियां और गलत तथ्य उनमें भी उल्लिखित हो जाती है, किंतु उनमें संभावना कम होती है और न्यूनतम गलतियां उनमें होती है, क्योंकि वो एक टीम वर्क होता है, वो एक अलग तरह का काम होता है। किंतु जो निजी स्तर पे लोग लिख रहे हैं, उनको जो किताब हाथ लग गई उसमें से निकल ली, और उसमें जो गलत तथ्य थे वो उन्होंने भी लिख दिए। तो यूं करके क्या है कि जो प्राइवेट वाला मामला है, इसमें कुछ ज्यादा गड़बड़ की संभावना है। दूसरा क्या हो रहा है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों की गाइड बन रही है, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, और फिर दे दिए 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, 400 प्रश्न, 1,000 प्रश्न। राजस्थान के इसमें मैं 5,000 तक प्रश्नों की किताब भी देख चुका हूँ। अरे भाई, इन किताबों को रटा करके क्यों उस विद्यार्थी की बुद्धि को कुंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसका बर्डन बढ़ा रहे हो आप। यू आर नॉट हेल्पिंग हिम, रादर यू आर क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स इन हिज वे ऑफ लर्निंग। तो आप देखिए, इन चीजों को ध्यान में रखना होगा, और विद्यार्थियों को खास तौर पर किसी से पूछे कि ना पूछे, यदि वे रेगुलर विद्यार्थी रहे हो और उनका अध्यापक कहीं उनके संपर्क में, उनसे जरूर पूछ लें। अध्यापक या तो किताब नहीं बताएगा, और बताएगा तो ऐसी बताएगा जो निश्चित तौर पर खरी होगी और उसमें गलतियां न्यूनतम होंगी। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि ऐसी भीड़ बहुत हो गई है जो स्वयं पाठी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। स्वयं पाठी की परंपरा अपने आप में एक, ठीक है, हम लोग एक पिछड़ा हुआ देश था, इस समय स्थिति एक समय थी कि हम रेगुलर में इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे, प्राइवेट अलाउ किया। तो स्वयं पाठी जैसा जो व्यवस्था है वो अपने आप में अधकचरी व्यवस्था है, जो उपाधियां तो देती है किंतु ज्ञान नहीं देती। और वो ज्ञान पिपासु जो है वो इस किताबों के जंगल में, पासबुक और इन कोचिंगों के जंगल में घुस जाता है, जहां वो लुटता ज्यादा है, गेन कम करता है, लॉस उसके ज्यादा होते हैं। तो अब ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बना देंगे, या कोई कहेगा साहब ये मैंने एनसीईआरटी की किताब के आधार पर मेडी जी बना दिया, ये मैंने बोर्ड के आधार बना दिया, ये मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को और इजी रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्यों? वो मूल किताब अगर है तो उनको क्यों नहीं पढ़े विद्यार्थी? तो ये विद्यार्थी को तय करना है, क्योंकि जो व्यवसायी है वे तो अपने हथकंडे अपनाएंगे, किंतु जो ग्राहक है उसे भी अपने आप को बचाना है और सावधान रहना है। बेहतर स्थिति तो ये हो कि दोनों ही पक्ष जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे के प्रति वे थोड़ा अपनी अच्छी भावना रखें। तो जो आगे से मैंने कहा कि जो कोचिंग है, गाइड लेखक हैं, इनकी आजकल सरकारी संस्थानों में घुसपैठ हो रही है। मैंने अभी पिछले दिनों देखा, एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में इतिहास का कोई संगोष्ठी थी, उसमें मैंने देखा कि मुख्य मंच पे कुछ कोचिंग के संचालक बैठे हैं या कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर बैठे हैं। हो सकता है वो विद्वान हो, ज्ञानी हो, वो अगर पेपर प्रेजेंट करने आए अच्छी बात, लेकिन विभिन्न तरह की उसे, जैसे प्रकाशक है वो कहीं एक खाना दे देगा, या कोचिंग वाला है वो कोई स्पॉन्सरशिप दे देगा, तो लोग उस लालच में केवल मंचों पर बैठाने लग जाते हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि उनको लेजिटिमेसी मिल जाए। अगर आज भी सरकारी संस्थाएं जो हैं उनकी अपनी वैल्यू है, वो आज भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते। वो बात अलग है कि आवश्यकता के साथ की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीमित है और प्राइवेट क्षेत्र में विस्तार हो गया है। अभी हम देख रहे हैं आजकल हल्ला मच रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, क्या असर हुआ
क्या मजाक बना हिंदुस्तान का। तो आप देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जब आई, क्या हिंदुस्तान का समाज इतना परिपक्व था और इतना मर्यादा वाला था और इतना नैतिक था। जो भौतिक और नैतिक दोनों का बड़ा संबंध है। अगर भौतिक रूप से आप विकसित हैं तो निश्चित तौर पर आप नैतिक रूप से विकसित होंगे, लेकिन भौतिक विपन्नता आपकी नैतिकता को डाउन कर देती है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो निजी क्षेत्र है वो कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न कर रहा है। तो मैं जो आज की बात है वो सिर्फ इतनी ही है। अब मैं इसके बाद निरंतर 2-3 जो है वीडियो इसी विषय में बनाऊंगा, राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला और विरासत के ऊपर, ताकि जितने विद्यार्थी इससे जुड़ेंगे उनको तो लाभ हो। मैं एक चीज देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पिछले 4 साल से, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि ये मेरे कोचिंग के लिए है। क्यों, मैंने किसी परीक्षा, किसी नौकरी के लिए कभी फोकस करके कोई मटेरियल तैयार नहीं किया। मैं जो लिखता हूँ वो स्वतंत्र लिखता हूँ, किंतु उनको अगर देखेंगे तो उससे फायदा लोग ले सकते हैं। लेकिन कोचिंग के लिए फोकस न करने के कारण मेरे वीडियो उतने नहीं देखे जाते, बहुत सीमित लोग देखते हैं और वो अपनी टिप्पणी देते हैं। तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हो और अगर उनकी रुचि है कि ये विषय आगे इस पे हम लोग बात करें और एक स्वस्थ चीज निकाल करके हम लाएं, तो आप इस वीडियो को देखें, देख करके अपनी जो प्रतिक्रिया है उससे बिल्कुल बेझिझक व्यक्त करें। इसके जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स में डालें, और अगर आप प्रश्न के रूप में कमेंट डालोगे तो आपका स्वागत है, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी विषय पर कुछ दिनों बाद। नमस्कार।